Hi students, welcome back to the Rank Factory, and this video lecture we are going to discuss the questions of Newton law of motion, and previously we have completed 4 video lectures on this. So let's start with the question number 48 in the sequence. Question 48 said, in the figure, the block A, B and C of mass m each having the acceleration a1, a2 and a3 respectively, P1 and P2 are external forces of magnitude 2 mg and mg respectively. तो हमें बताना है यहाँ पे a1, a2, a3 का रिलेशन क्या होगा। सबसे पहले हम आते हैं पहले वाले ब्लॉक पे। देखिए यहाँ पे पुली लगा दिया गया है और ये ब्लॉक इस तरीके से m मास का है, तो यहाँ पे टेंशन T लग रहा होगा और नीचे की तरफ यहाँ पे फोर्स जो होगा वो mg होगा। यहाँ पे इसको हम लोग खींच रहे हैं 2 mg के फोर्स से, तो T की वैल्यू जो होगी दैट इज इक्वल टू 2 mg के बराबर होगा। इसका मतलब ऊपर की तरफ इस ब्लॉक पे फोर्स लगा है 2 mg और नीचे की तरफ फोर्स लगा है mg। हम मान लेते हैं कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है एक्सीलरेशन A से, तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन होगा 2 mg अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स mg इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। सो mg इज इक्वल्स टू ma, तो यहाँ पे a की वैल्यू आया g के बराबर। तो फर्स्ट वाले में एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ है g के बराबर, ये हमने नोट कर लिया। नाउ अब हमें सेकेंड ब्लॉक का देखना है कि सेकेंड ब्लॉक में क्या होगा। चलिए सेकेंड ब्लॉक में अब देखते हैं बी वाले में। तो बी ब्लॉक में देखिए यहाँ पे हमें दिया गया, इससे एक ब्लॉक है जिसका मास है m का और दूसरा जो है यहाँ पे मास है 2m का। तो देखिए ये a एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा होगा तो ये a एक्सीलरेशन से नीचे जा रहा होगा। 2m हैवियर है तो नीचे जाएगा, m यहाँ पे लाइटर ब्लॉक है तो ये ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्सीलरेशन आएगा उस a की वैल्यू आएगी 2m माइनस m इंटू जी अपॉन 2m प्लस m। तो ये हमारे पास आएगा g/3। यहाँ पे एक्सीलरेशन g/3 के बराबर आएगा। सो यहाँ पे b का एक्सीलरेशन हो गया g/3। नाउ देखिए ये जो फॉर्मूला हमने एक्सीलरेशन का यूज किया है डबल ब्लॉक सिस्टम का जो हम लोग किए हैं डेरिवेशन, उसी के ऊपर सीधा बेस्ड है। नाउ अब हमें यहाँ पे नेक्स्ट देखना है कि ब्लॉक सी जो है उसमें 2 ब्लॉक होने के साथ साथ यहाँ पे mg फोर्स भी अप्लाई किया गया है। देखिए यहाँ पे पुली हो गया, एक ब्लॉक ये हो गया हमारे पास, दूसरा ब्लॉक ये हो गया और इस पर नीचे की तरफ फोर्स mg भी अप्लाई किया गया है। ये है मास m, ये है m। ये लेट एक्सीलरेशन a से ऊपर जा रहा तो ये भी a से नीचे जाएगा। तो सबसे पहले राइट वाले ब्लॉक को देखते हैं। नीचे इसका वेट होगा mg, नीचे फोर्स लगा हुआ है mg, ऊपर टेंशन है T, तो मान लेते हैं ये जा रहा a एक्सीलरेशन से नीचे। तो इसके लिए इक्वेशन बनेगा 2 mg डाउनवर्ड फोर्स माइनस टेंशन T इज इक्वल टू m इंटू a। अच्छा, जो अब दूसरा वाला ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे टेंशन होगा T, नीचे की तरफ फोर्स हो गया mg और ये a एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो इसका इक्वेशन होगा T माइनस mg इक्वल टू m इंटू a। दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे, T से T कैंसिल हो गया, 2 mg माइनस mg इज इक्वल टू 2 ma। तो यहाँ पे हमारे पास जो आएगा वैल्यू mg इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ ma, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गया g/2। तो यहाँ पे अब देखिए इसमें a की वैल्यू g/2 आया हुआ है, तो जो ब्लॉक c है, ब्लॉक c का एक्सीलरेशन जो हमारे पास आ गया है वो एक्सीलरेशन g/2 के बराबर आया है। ठीक, तो यहाँ पे इसका एक्सीलरेशन है g/2। अब देखिए सबसे ज्यादा एक्सीलरेशन है a1 फर्स्ट वाले में जो g के बराबर है, तो a1 इज ग्रेटर देन a3, मतलब a1 इज ग्रेटर देन a3। मतलब c का एक्सीलरेशन g/2 है, उससे हमारा g ग्रेटर है और g/2 ग्रेटर है a2 से, क्योंकि वो है g/3। सो हमारा करेक्ट रिलेशन a1 इज ग्रेटर देन a3 इज ग्रेटर देन a2। ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नाउ इस क्वेश्चन में ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो गया। अब आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें 2 ब्लॉक में दिए गए हैं जो एक दूसरे के ऊपर प्लेस किया गया है।
बोला गया द फिगर शो 49 क्वेश्चन, द फिगर शो अ ब्लॉक ऑफ मास 2m स्लाइडिंग ऑन अ ब्लॉक ऑफ मास m, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक व्हेन द सरफेस इज स्मूथ। देखिए यहाँ पे सरफेस जो है वो स्मूथ दिया गया है, ठीक। तो इंक्लाइंड सरफेस हो गया हमारे पास ऐसे, इसके ऊपर एक ब्लॉक जो रखा गया है इसका मास जो है वो m का है, और इसके ऊपर एक ब्लॉक है जिसका मास है 2m का, ठीक। अब देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ 2m की अगर बात करें तो 2m पे नीचे की तरफ एक फोर्स लगा होगा जो होगा 2mg साइन थीटा, 2mg साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास थीटा एंगल है। अच्छा, यहाँ पे इस पे लगा होगा फोर्स, टेंशन फोर्स T, ठीक, क्योंकि स्ट्रिंग जो है तो स्ट्रिंग में टेंशन लग गया T, और यहीं नीचे की तरफ यहाँ पे लगा होगा टेंशन T, और इसका खुद का नीचे की तरफ जो फोर्स लगा होगा वो होगा mg साइन थीटा। अब देखिए ऊपर वाले ब्लॉक को मान लेते हैं कि नीचे जा रहा, तो नीचे वाला ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा विद एक्सीलरेशन a, तो ऊपर वाला ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा a एक्सीलरेशन से, और नीचे वाला ब्लॉक कहाँ जा रहा, ऊपर की तरफ। तो इक्वेशन हम बनाएंगे तो ऊपर वाले ब्लॉक के लिए इक्वेशन बनेगा 2mg साइन थीटा। देखिए सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्सेस को हमने नहीं लिया है, केवल इंक्लाइंड के अलॉन्ग के फोर्सेस को ले रहे हैं मोशन को सॉल्व करने के लिए। 2mg साइन थीटा माइनस टी इज इक्वल्स टू 2 टाइम ऑफ मास इंटू एक्सीलरेशन a, और नीचे वाला जो ब्लॉक है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे देखिए जो नीचे वाला ब्लॉक है ये इधर की तरफ जा रहा है, तो इसका इक्वेशन बन जाएगा t माइनस एम जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू जो आएगा 2mg साइन थीटा माइनस टी इक्वल्स टू 2ma एंड t माइनस mg साइन थीटा इक्वल्स टू ma। तो यहाँ से t से t हमारा कैंसिल हो गया, हमारे पास इसको सम करने पे रिजल्ट आएगा mg साइन थीटा माइनस 2mg साइन थीटा माइनस mg साइन थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा mg साइन थीटा, दिस इज इक्वल्स टू 3 टाइम ऑफ मास इंटू एक्सीलरेशन। m से m कैंसिल हो गया, तो a की वैल्यू जो हमारे पास आएगी a इज इक्वल्स टू g साइन थीटा बाई 3, तो दिस विल बी इक्वल्स टू g बाई 3, तो g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इंटू साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, तो 10 बाई 3 इंटू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हमारे पास आएगा 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो आएगा 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जो क्वेश्चन हमको गिवन है इसमें दिया गया 2 आइडेंटिकल मासेस आर अटैच्ड बाय अ लाइट स्ट्रिंग दैट पासेस ओवर द स्मॉल पुली एज शोन, द टेबल एंड द पुली आर फ्रिक्शनलेस, द हैंगिंग ब्लॉक इज मूविंग। देखिए यहाँ पे पूछा गया कि ये सब फ्रिक्शनलेस पे रखा गया है, तो हैंगिंग ब्लॉक कितने से मूव कर रहा होगा, ये सारी चीज़ें हमको भी बतानी है। तो यहाँ पे देखिए जो ब्लॉक है यहाँ पे इसमें रस्सी में टेंशन लगेगा T, तो यहाँ पे भी टेंशन हो जाएगा T। अच्छा, इस पे नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग गया mg, ठीक। तो हमने माना कि एक्सीलरेशन a से ये जा रहा नीचे की तरफ, और ये भी एक्सीलरेशन a से जा रहा राइटवर्ड्स। तो जो वर्टिकल जो ऊपर टॉप पे ब्लॉक रखा गया है इसको अगर एनालाइज करें तो T फोर्स इधर की तरफ लगा, ये a एक्सीलरेशन से जा रहा है, तो इसकी वैल्यू होगी T इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अच्छा, जो ब्लॉक यहाँ पे इसका अगर डायग्राम देखें तो नीचे की तरफ फोर्स है mg, ऊपर की तरफ है टेंशन फोर्स, लेकिन जा रहा a एक्सीलरेशन से नीचे, तो इसका इक्वेशन बनेगा mg माइनस का T इज इक्वल्स टू m इंटू a। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया जाए तो हमारे पास वैल्यू आएगा mg इज इक्वल्स टू 2 टाइम ऑफ ma, mg इक्वल्स टू 2ma। सो यहाँ से g इक्वल्स टू 2 टाइम ऑफ एक्सीलरेशन हो गया, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू जो आएगी वो आएगी g/2। एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गया g/2। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया द हैंगिंग ब्लॉक इज मूविंग, जो ब्लॉक हैंग कर रहा है वो कितने से मूव करेगा, ये बात हमको बतानी है। तो विद द एक्सीलरेशन लेस देन g, तो दोनों का एक्सीलरेशन इक्वल है और ये एक्सीलरेशन g/2 के बराबर है, और g/2 क्या है, g/2 इज लेस देन g, तो इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा विद एन एक्सीलरेशन लेस देन g, मतलब यहाँ पे जो एक्सीलरेशन है वो g से कम है। नाउ
अब बात करते हैं हम लोग 51 क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 51 की। तो क्वेश्चन नंबर 51 में हमको दिया गया है अब मास 2m लाई ऑन अ फिक्स्ड स्मूथ सिलेंडर, एन आइडियल string attached to 2m passes over the cylinder to mass m, then the value of angle theta for which the system remains in equilibrium। अच्छा देखिए यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो मास m यहाँ पे दिया गया है, इसका हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो एक तो नॉर्मल रिएक्शन इस पे लग रहा होगा इधर कुछ, और इस पे ये फोर्स लग रहा होगा वापस। यहाँ पे आपका mg हो गया। अच्छा ये वर्टिकल है तो वर्टिकल में केवल नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, वो भी जीरो हो जाएगा क्योंकि सीधा नीचे की तरफ। यहाँ पे टेंशन होगा ऊपर की तरफ T, तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन वाले पोर्शन को हम हटा देते हैं। तो अब देखिए ब्लॉक है रेस्ट में, ये ब्लॉक कंप्लीटली रेस्ट में है, तो यहाँ पे आपका T का जो वैल्यू हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू mg। अब आते हैं 2 kg वाले ब्लॉक पे। 2 kg वाले ब्लॉक पे यहाँ पे एक सरफेस का पहले टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो सरफेस पे ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए ताकि हमें एक सरफेस मिल जाएगा। ये ब्लॉक हमारा आ जाएगा 2m का। अब यहाँ पे नीचे की तरफ फोर्स लगा होगा 2m। देखिए अब यहाँ पे एंगल जो है हमारे पास ये 90 डिग्री पे ऐसे गया और ये वर्टिकल से ये थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल है ये? थीटा। तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये एंगल है 90, तो ये एंगल आएगा थीटा। इस चीज़ का हमें याद रखना है। मतलब अगर आप इसको ऐसे लेके जाते हैं, यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ कर दीजिए, तो ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये एंगल आपका थीटा हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे इंक्लाइंड प्लेन का एंगल हॉरिजॉन्टल से थीटा है, ये चीज़ हमें मिल चुका है। तो इसको हम थीटा वाले टर्म ये वाला हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं यहाँ से। नाउ ये हमारे पास 2mg साइन थीटा नीचे की तरफ लग जाएगा और टेंशन T इसके अलॉन्ग लग जाएगा। बाकी देखिए यहाँ पे आपका 2mg कॉस थीटा लगेगा इधर, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन इस पे लग जाएगा ऐसे। लेकिन हम बैलेंस किसको कर रहे हैं? केवल T को कर रहे हैं, टेंशन को, ताकि ये ब्लॉक यहाँ मूव ना करे। तो टेंशन की वैल्यू यहाँ से जो हमारे पास आया है वो आ गया mg साइन थीटा के बराबर। और इसके पहले टेंशन जो आया था राइट वाले ब्लॉक से वो mg के बराबर था। दोनों को इक्वेट कर दीजिए, तो mg इज इक्वल्स टू 2mg साइन थीटा। इसका मतलब 1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम ऑफ साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री। तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू जो है वो 30 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट है। ऑप्शन 4 करेक्ट है यहाँ पे, जिसके अकॉर्डिंग ये थीटा की वैल्यू जो है वो 30 डिग्री के बराबर आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इफ द टेंशन इन द केबल सपोर्टिंग एन एलिवेटर इज इक्वल टू द वेट ऑफ द एलिवेटर मे बी। देखिए अब इस केस को, ये केस हमारा जो है अपीयरेंट वेट वाला केस है। मान लीजिए कोई एलिवेटर है जिसका मास m है, तो यहाँ पे इसके केबल में टेंशन T ऊपर लगा होगा और नीचे की तरफ इसका वेट लगा हुआ mg। ठीक, तो कहा गया टेंशन की वैल्यू जो है वो mg के बराबर है। मान लेते ये एक्सीलरेशन a से ऊपर जा रहा हो, तो यहाँ पे क्या होगा? T माइनस mg इज इक्वल्स टू ma। सो T इज इक्वल्स टू m टाइम ऑफ g प्लस का a हो गया। लेकिन कहा गया टेंशन जो है वो mg के बराबर है, वेट के बराबर। तो mg इज इक्वल्स टू m टाइम ऑफ g प्लस a। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन हमारा हो गया 0। मतलब एलिवेटर जो है उसका एक्सीलरेशन 0 होना चाहिए। ठीक, अब देखते हैं ऑप्शन में हमें क्या क्या दिया गया है। तो ऑप्शन में पहला ऑप्शन बोला गया है कि गोइंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, गोइंग अप विद यूनिफॉर्म स्पीड। देखिए अगर ऊपर जा रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से तो यहाँ पे एक्सीलरेशन 0 हो गया। गोइंग अप विद इंक्रीजिंग स्पीड, देखिए यहाँ पे एक्सीलरेशन 0 नहीं है तो ये केस नहीं चलेगा। गोइंग डाउन विद यूनिफॉर्म स्पीड, इस केस में भी एक्सीलरेशन 0 है। तो पहला और तीसरा दोनों केस हमारा सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा आएगा 4th, बोथ 1 and 3, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड से या तो केवल ऊपर जाए या फिर यूनिफॉर्म स्पीड से केवल नीचे जाए, तो एक्सीलरेशन क्या होगा? 0। तो ये हमारा सही है। तो इस केस में हमारा आंसर जो है बोथ ऑप्शन होंगे 1 and 3। तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट है। नाउ अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में हमको दिया गया अ ब्लॉक इज सस्पेंडेड
by two light ropes R1 R2 as shown in the figure, then what is the tension in the rope R2? देखिए R2 में कितना टेंशन है वो हमको बताना है, ठीक। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि R2 के लिए टेंशन हमको बताना है, तो यहाँ पे हम लामिस थ्योरम यूज कर सकते हैं। देखिए ये हो गया हमारे पास टेंशन T2 इन स्ट्रिंग R2 और ये हमारे पास हो गया टेंशन T1 इन स्ट्रिंग R1। अच्छा, ये यहाँ पे एंगल जो बन रहा है, ये एंगल हमारे पास है फाई एक तो, और दूसरा एंगल हमारे पास यहाँ पे जो दिया गया वो थीटा के बराबर है, और नीचे की तरफ ये मास जो हैंग किया गया m, ये mg के बराबर है। तो ये एंगल हमारे पास हो जाएगा 180 माइनस फाई माइनस थीटा, ठीक। तो लामिस थ्योरम बहुत इजीली यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए लामिस थ्योरम में अप्लाई करना है तो हम यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई कर दें। हमें टेंशन कौन सा चाहिए, R2 में चाहिए, तो T2 की वैल्यू चाहिए। तो लामिस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, T2 डिवाइडेड बाई साइन 90 प्लस थीटा। देखिए T2 ले रहे हैं यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच का एंगल लेंगे। इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू mg डिवाइडेड बाई साइन, अब mg को लेंगे तो एंगल ये वाला लिया जाएगा 180 माइनस थीटा माइनस फाई। तो हमारे पास आएगा T2 इज इक्वल्स टू mg टाइम ऑफ, देखिए साइन 90 प्लस थीटा का होता है वैल्यू कॉस थीटा के बराबर, तो ये जाकर के यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा mg में, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन 90 प्लस थीटा डिवाइडेड बाई, अब देखिए साइन 180 माइनस, इसको हम लोग लिख सकते हैं ब्रैकेट में 180 माइनस का थीटा प्लस का फाई, ये लिखा जा सकता है। तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं साइन ऑफ थीटा प्लस का फाई। अच्छा, इस टर्म को हम चाहें तो पूरा ओपन कर सकते हैं, तो T2 की वैल्यू जो आएगा दैट इज इक्वल्स टू mg कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस फाई प्लस का कॉस थीटा साइन फाई। अच्छा, ऊपर इसमें जो है कॉस थीटा का टर्म हमको दिया गया है, तो यहाँ से कॉस थीटा का टर्म जो ऊपर है उसको लाके आप रखेंगे, तो यहाँ पे T2 की जो वैल्यू आएगा दैट इज इक्वल्स टू mg डिवाइडेड बाई कॉस थीटा से करेंगे डिवाइड इसको, तो इस वाले टर्म को कॉस थीटा से डिवाइड करें तो केवल साइन फाई मिलेगा, प्लस का दूसरे वाले टर्म को इसको अगर हम डिवाइड करते तो हमारे पास वैल्यू जो आएगा कॉस फाई टेन थीटा, कॉस फाई टेन थीटा। तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट है, तो इसको हम लामिस थ्योरम से इजीली कर सकते हैं। लामिस थ्योरम से नहीं करना चाहते हैं आप तो T1 T2 के कंपोनेंट को ले लीजिए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के अलॉन्ग और उसको बैलेंस करेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आंसर होगा mg डिवाइडेड बाई साइन फाई, mg डिवाइडेड बाई साइन फाई प्लस का कॉस फाई इंटू टेन थीटा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। द ब्लॉक 1 एंड 2 आर अरेंज एज शोन इन द फिगर। यहाँ पे ब्लॉक को अरेंज किया गया है। Arrangement have the mass m each. The string AB and BC are light, having tension T1 and T2 respectively. The system is in equilibrium with the constant horizontal force mg acting on the C. Then क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हो सकती है वो हमको बतानी। अब देखिए यहाँ पे हम कैलकुलेशन शुरू करते हैं। ब्लॉक जो है उसका मास mg है, ब्लॉक्स का मास जो है अरेंजमेंट हैज द मास m each। हम यहाँ पे इस वाले ब्लॉक को लेके चल रहे हैं, तो इस वाले ब्लॉक पे अगर मैं डायग्राम बनाऊँ तो इधर की तरफ लगने वाला फोर्स हो गया mg और नीचे की तरफ भी फोर्स हो गया mg और यहाँ पे टेंशन हो गया T, ठीक। अब देखिए इस वाले ब्लॉक में टेंशन T अगर हो गया और ये एंगल हमारे पास जो आ रहा है, जो वर्टिकल से एंगल है इसका, वो दिया गया फाई के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे T कॉस फाई, देखिए ऊपर जो कंपोनेंट आएगा इसका टेंशन का वो आएगा T कॉस फाई और जो इधर की तरफ कंपोनेंट आएगा वो आएगा T साइन फाई। तो T साइन फाई हॉरिजॉन्टल में जो है वो mg को बैलेंस कर रहा होगा और नीचे की तरफ mg जो है
उसको टी कॉस फाई बैलेंस कर रहा है। तो टी कॉस फाई इज इक्वल्स टू आपका हो गया एम जी, एंड आल्सो टी साइन फाई जो है वो भी इक्वल्स टू एम जी है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, नीचे वाले इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से अगर डिवाइड कर दें, तो यहाँ पे डिवाइड जब किया जाएगा तो हमारे पास tan फाई जो आएगा, tan फाई इज इक्वल्स टू 1, तो फाई की वैल्यू यहाँ पे 45 डिग्री आएगा। अच्छा, ये एंगल फाई की जगह पे फाई 2 गिवन है तो हम फाई 2 लेके चलेंगे, तो फाई 2 हमारे पास आ गया 45 डिग्री। तो यहाँ पे ऑप्शन tan फाई 2 इज इक्वल्स टू 1 ये तो करेक्ट है, क्योंकि फाई 2 हमारे पास 45 डिग्री आ गया। अच्छा, अब फाई 1 की भी बात देखते हैं, क्योंकि एक ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास, ऑप्शन नंबर 2 tan फाई 2 इक्वल्स टू 1 जो अभी हमने निकाला, tan फाई 2 इक्वल्स टू 1, फाई 2 की वैल्यू 45 डिग्री हो गया। ऐसे ही हम एक ऑप्शन मिल गया हमें करेक्ट, अगर मल्टीपल करेक्ट हमें देखना है इसमें कि और भी करेक्ट हो सकता है कि नहीं, वैसे है नहीं कोई और करेक्ट दूसरा, आप ऐसे ही लामीज थ्योरम फर्स्ट वाले ब्लॉक पे लगाइए बी पॉइंट पे। नाउ अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन हमें दिया गया है, फाइंड द टेंशन टी नीडेड टू होल्ड द कार्ट इन इक्विलिब्रियम इफ देयर इज नो फ्रिक्शन। मतलब हमें बताना है कि कार्ट को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए हमें कितना टेंशन अप्लाई करना पड़ेगा ताकि वो एज इट इज रुका रहे। नाउ ठीक है, सबसे पहली बात, जो ऊपर जो ब्लॉक है स्मॉल है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए। इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाते हैं तो यहाँ पे इस पे टेंशन लग रहा होगा स्ट्रिंग के द्वारा टी, और नीचे इस पे फोर्स लग रहा है कैपिटल एम टाइम ऑफ जी साइन 30 डिग्री, क्योंकि अगर ये एंगल 30 है तो ये हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल यहाँ पे 30 बन जाएगा। ठीक, अब इस पे इधर की तरफ फोर्स जो लगेगा वो हो जाएगा कैपिटल एम जी कॉस 30, कैपिटल एम जी कॉस 30, और यहां पे लग गया नॉर्मल रिएक्शन। ठीक, ये नॉर्मल रिएक्शन इस पे लगाया किसने, तो वेज के सरफेस ने लगाया हुआ है। तो अगर इसको बैलेंस करें, होल्ड किया गया है, सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो टी की वैल्यू जो आएगा दैट इज इक्वल्स टू एम जी साइन 30, ठीक, एम जी साइन 30, और नॉर्मल रिएक्शन जो हमारे पास आ रहा है दैट इज इक्वल्स टू एम जी कॉस 30। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ गई एम जी कॉस 30। अब आगे पूछा गया कि हमें टेंशन टी जो है, सॉरी ये यहाँ पे जो टेंशन टी है ये वाला, इसको हम लोग टी प्राइम कर लेते हैं, ये टी प्राइम हो गया। अगर टेंशन टी हमको बताना है कि वेज पे कितना लगाए ताकि ये होल्ड हो जाए, तो देखिए अब यहाँ पे वेज का सरफेस मैंने बनाया, वेज के सरफेस पे ब्लॉक जो फोर्स लगाएगा वो किसके बराबर होगा, नॉर्मल रिएक्शन के बराबर, ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन। ठीक, लेकिन वेट जो मूव कर सकता है, ये देखिए हमारे पास टेंशन है टी, तो वेट जो मूव कर सकता है वो इसके अलोंग कर सकता है, हॉरिजॉन्टल के अलोंग या फिर वर्टिकल के अलोंग हम देखेंगे, क्योंकि वेट्स का सरफेस के ऊपर जो जिस सरफेस पे वेट्स रखा गया है उसके अलोंग हॉरिजॉन्टल मूव कर सकता है। ठीक है, और ये जो एंगल इसका बनेगा यहाँ से, ये वर्टिकल के साथ नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो 30 डिग्री पे होगा, और ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक, तो अब यहाँ पे कंपोनेंट अगर हम लेते हैं तो कंपोनेंट लेने पे नॉर्मल रिएक्शन का एक ऊपर से नीचे की तरफ कंपोनेंट आएगा, वो हो जाएगा n साइन 60, n साइन 60, और एक कंपोनेंट इधर की तरफ हो जाएगा, वो हो जाएगा n cos 60, और यहाँ पे टेंशन हमने इधर की तरफ लगा रखा है ऐसे, तो यहाँ पे t की वैल्यू n cos 60 के बराबर आएगा, t इज इक्वल्स टू n cos 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें t की हमको वैल्यू बतानी है और t की वैल्यू n cos 60 है, तो अब वैल्यू यहाँ पे रखा जाए, cos 30 ऑलरेडी हमारे पास था mg cos 30, और यहाँ पे cos 60 भी हमारे पास आ गया, तो mg cos 30 इंटू cos 60, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा mg इंटू cos 30 की वैल्यू √3/2 इंटू cos 60 1/2, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है t इज इक्वल्स टू, जो फाइनल आंसर आएगा √3 mg/4, √3 mg/4। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है √3 mg/4, दैट वन इज करेक्ट। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 में दिया गया है हमको
कि द फोर्स P एक्ट्स, देखिए द फोर्स P एक्ट्स ऑन अ ब्लॉक, ऑन a smooth block of mass m placed on a horizontal floor at an angle theta with the horizontal on the block. अब इसमें बता नेट फोर्स कितना होगा। देखिए ब्लॉक जो है वो स्मूथ है, ठीक। अब पूछा गया है कि यहाँ पे अब बताना है कि जो इसमें नेट फोर्स का क्या है, एक्सीलरेशन क्या है, ये सारी चीज़ें हमको बतानी है। तो अब देखिए क्या होगा, सबसे पहले इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। इस ब्लॉक पे नीचे की तरफ फोर्स लगेगा mg, ऊपर की तरफ लग जाएगा नॉर्मल रिएक्शन, और जो फोर्स P लगाया गया इसका भी कंपोनेंट ले लेते हैं हम लोग। तो इधर की तरफ हो जाएगा P cos थीटा और ऊपर की तरफ हो जाएगा P sin थीटा, ठीक। अब देखिए पूछा गया नेट फोर्स कितना होगा, ठीक है, नेट फोर्स कितना होगा ये हमको बताना है। तो देखिए अगर P sin थीटा की हम लोग बात करते हैं, P sin थीटा नॉर्मल रिएक्शन प्लस P sin थीटा जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू mg। तो अगर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू जीरो न हो, फॉर नॉन जीरो नॉर्मल रिएक्शन P sin थीटा जो है दैट मस्ट बी लेस देन mg, ये होना चाहिए। अगर P sin थीटा की वैल्यू mg से ज़्यादा हो जाएगा तो ब्लॉक ऊपर उठ जाएगा, जिससे फ्लोर से उसका कांटेक्ट हट जाएगा। हमें फ्लोर से कांटेक्ट उसका नहीं हटाना है, तो P sin थीटा मस्ट बी लेस देन mg। अब बात करते हैं नेट फोर्स हमारे पास कितना है। तो नेट फोर्स अब हमारे पास जो होगा वो केवल हॉरिजॉन्टल की डायरेक्शन में होगा, वो होगा P cos थीटा, और ए एक्सीलरेशन से जा रहा है तो एक्सीलरेशन की वैल्यू हो जाएगी P cos थीटा अपॉन मास m, क्योंकि वर्टिकल वाले सारे फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। कब? जब P sin थीटा mg से कम है तब। तो ऑप्शन 1 जो है यहाँ पे द नेट फोर्स इक्वल्स टू P cos थीटा इफ P sin थीटा इज लेस देन mg। देखिए दूसरा ऑप्शन हमारा एप्लीकेबल नहीं है, तीसरे ऑप्शन में भी P sin थीटा ग्रेटर देन mg दिया है, ये भी एप्लीकेबल नहीं है, और नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू mg माइनस P sin थीटा इफ P sin थीटा इज लेस देन mg। तो ये भी हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। मतलब यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन जो है mg माइनस P sin थीटा होगा यदि P sin थीटा की वैल्यू mg से कम है, और नेट फोर्स जो लगेगा वो हमारा P cos थीटा होगा इफ P sin थीटा इज लेस देन mg। नाउ अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। Two blocks of mass small m and capital M are connected by an inextensible light string. When a constant horizontal force acts on the block of mass m, the tension in the string is। देखिए हमें बताना क्या है, स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा। सपोज इस सिस्टम पे फोर्स लगाने के बाद ये पूरा सिस्टम ए एक्सीलरेशन से आगे जा रहा है, ठीक है। टोटल मास हमारे पास कितना है, कैपिटल M प्लस स्मॉल m, तो हम लिख सकते हैं नेट फोर्स F इज इक्वल्स टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू एक्सीलरेशन A। तो यहाँ से एक्सीलरेशन जो आएगा दैट इज इक्वल्स टू F अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ये हमारे पास आएगा एक्सीलरेशन। ओके ना, अब पूछा गया कि स्ट्रिंग में टेंशन कितना है। तो देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग में टेंशन अगर निकालना है तो सपोज टेंशन T ऐसे था, तो इसका कंपोनेंट हम लेंगे तो इधर की तरफ हमारे पास आएगा T cos थीटा, ऊपर की तरफ हो गया T sin थीटा, ओके। एंड नॉर्मल रिएक्शन जो सरफेस के द्वारा लग रहा होगा वो ऊपर होगा, और नीचे की तरफ हो गया mg, और ब्लॉक जा इधर रहा ए एक्सीलरेशन से। तो हम सीधा लिख सकते हैं T cos थीटा इज इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू ए, ठीक। तो T की जो वैल्यू आएगा वो ma अपॉन कॉस थीटा के बराबर होगा। तो m इंटू एम बाई कॉस थीटा हो गया इंटू ए की वैल्यू क्या, फोर्स अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। तो हमारे पास जो टेंशन स्ट्रिंग में आ रहा दैट इज इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू कैपिटल F डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m टाइम ऑफ कॉस थीटा। अब दिए गए ऑप्शन को मैच करते हैं, तो ऑप्शन 1 जो है mf अपॉन m प्लस m कॉस थीटा के बराबर है, तो यहाँ पे ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट है।
ना अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। 58th क्वेश्चन में हमको बोला गया है अ ट्रेन कंसिस्ट ऑफ अ कैबेज ऑफ मास 1000 kg। एक कैबेज जो है हमारे पास वो मास जो है वो 1000 kg है। अ कार मास 2000 kg and an engine car of 2000 kg. If the train has an acceleration of 5 meter per second square, then the tension force in the coupling between the middle car and the engine car is। अब देखिए टेंशन पूछा गया है, तो टेंशन पूछा गया किसमें, यहां पे टेंशन पूछा गया इनके बीच में, इंजन कार और कपलिंग के बीच में जो हो। तो इसके पीछे टोटल मास जो है ये देखिए ऐसे अटैच होकर टोटल मास कितना आ रहा, ये मान लेते हैं टेंशन है टी के बराबर, कितना है टी के बराबर। इसका मास है m, इसका मास है 3m और एसिलेशन a है, सॉरी 2m मास इसका दिया गया नॉट 3m। तो t की जो वैल्यू आएगा दैट इज इक्वल्स टू 2m प्लस m इंटू एसिलेशन a के बराबर होगा। तो t की वैल्यू 2m प्लस m इंटू एसिलेशन a के बराबर है, तो t इज इक्वल्स टू 3 टाइम ऑफ मास m इंटू एसिलेशन a। देखिए मास m जो है वो 1000 kg है, तो 3 इंटू 1000 kg मल्टीप्लाइड विद एसिलेशन दिया गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हमारे पास आएगा 3000 kg मल्टीप्लाइड विद 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हमारे पास आंसर आएगा 15000 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा न्यूटन, 15000 न्यूटन। तो यहाँ पे कपलिंग के बीच में जो हमारा टेंशन लगेगा वो 15000 न्यूटन के बराबर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज सस्पेंडेड थ्रू द 2 लाइट स्प्रिंग बैलेंस एज शोन बिलो। तो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन बोथ द स्केल विल रीड 5 kg, सेकेंड है द अपर स्केल विल रीड 10 kg एंड लोअर 0, थर्ड है बोथ द स्केल विल रीड 10 kg एंड फोर्थ है द रीडिंग में बी एनीथिंग बट देयर सम विल बी 10 kg। देखिए सबसे पहले नीचे वाले स्प्रिंग की बात करते हैं, इसको खींचा कितने से गया 10 kg के फोर्स से, 10 kg वेट जिसको बोलेंगे। तो यहाँ पे इसको बैलेंस किया गया है, तो यहाँ पे फोर्स होगा 10 kg का, F इज इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा 10 kg, तभी ये बैलेंस होगा। अब यहाँ वाले स्प्रिंग को देखते हैं हम लोग स्प्रिंग बैलेंस को, तो यहाँ पे फोर्स नीचे F लगेगा वो होगा 10 kg। तो यहाँ पे भी बैलेंस करने के लिए यहाँ पे जो लगेगा हमारे पास टेंशन T, वो T की वैल्यू भी 10 kg के बराबर ही आएगा। तो यहाँ पे दोनों स्प्रिंग 10 kg ही रीड करेंगी, तो बोथ द स्केल विल रीड 10 kg, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि दोनों को हमने जोड़ दिया है तो वैल्यू यहाँ बदल जाएगा, वैल्यू दोनों में सेम आएगा, 10 kg के बराबर आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, टू ब्लॉक ऑफ द मासेस कैपिटल M and 2m are connected to each other through a light spring as shown in the figure. We push the mass capital M with the force F which causes the acceleration in the mass capital M. What will be the acceleration in 2m? देखिए जब आप इसको धक्का दे रहे हैं तो स्मॉल m जो है, स्मॉल m, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में, ज़्यादा केयरफुल हमें करना है, थोड़े कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे फोर्स F आपने लगाया तो ये m मास है और ये A एसिलेशन से इधर जा रहा, ओके। जैसे ही ये A से राइट साइड जाएगा स्प्रिंग कंप्रेस होगी, तो यहाँ पे स्प्रिंग एक फोर्स लगाएगा, ठीक है ना, वो kx के बराबर होगा जो इसको कंप्रेस होने से रोकेगा। और दूसरी तरफ का जो ब्लॉक है इस पे भी फोर्स स्प्रिंग लगाएगा, दोनों साइड बराबर, वो kx के बराबर ही होगा। इसको स्प्रिंग फोर्स Fs भी आप लिख सकते हैं या kx ले लीजिए, ज़्यादा बेटर है। और इस 2m का एसिलेशन कुछ ना a प्राइम के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पे दोनों का एसिलेशन हमने बराबर नहीं रखा है, क्योंकि स्प्रिंग जो है जब तक कंप्रेस नहीं होगी वो 2m पे फोर्स नहीं लगाएगा, तो स्प्रिंग कंप्रेस होगा। अब ये एसिलेशन हमारा जो है वो मिसमैच करेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं kx की वैल्यू, तो F माइनस के एक्स, पहले वाले ब्लॉक के लिए हम देखते हैं, F माइनस के एक्स इज इक्वल्स टू मास M इंटू एसिलेशन A। तो यहाँ से kx की जो वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी हमारे पास F माइनस मास इंटू एसिलेशन A, ठीक, ये kx की वैल्यू हो गया।
अब दूसरे वाले ब्लॉक के लिए हम देखते हैं, यहां पे इक्वेशन बनाएंगे तो क्या होगा, kx इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ मास इनटू एसिलेशन ए प्राइम। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, एसिलेशन की। सो ए प्राइम विल बी इक्वल्स टू kx अपॉन 2 टाइम ऑफ मास, जो 2m में दिया गया है, 2 टाइम ऑफ कैपिटल M। अब ए प्राइम विल बी इक्वल्स टू, अब kx की वैल्यू हमने निकाला है f माइनस कैपिटल MA डिवाइडेड बाई 2m। तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा f माइनस कैपिटल M इंटू एसिलेशन A अपॉन 2m। ये आएगा हमारा आंसर। इसके अकॉर्डिंग दिया गया ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन नंबर 61 हमें दिया गया है, 2 ब्लॉक आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू अ स्ट्रिंग दैट पासेस ओवर अ फिक्स्ड पुली सच दैट द 2 ब्लॉक्स हैंग्स वर्टिकली, द 2 ब्लॉक मस्ट हैव सेम डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एसिलेशन एट ऑल टाइम, स्टेट ट्रू और फॉल्स। देखिए ये चीज हमने किया था, ये कंडीशन जो है ये वर्चुअल वर्क मेथड से किया गया है क्वेश्चन। यहाँ पे टेंशन T होगा, यहाँ पे टेंशन T होगा, ये x1 डिस्टेंस, ये x डिस्टेंस जाएगा नीचे, तो ये भी x डिस्टेंस नीचे जाएगा। अगर ये v वेलोसिटी से जा रहा होगा तो इसकी भी वेलोसिटी v होगी। अगर इसका एसिलेशन a होगा तो इसका भी एसिलेशन a होगा। तो यहाँ पे डायरेक्शन केवल परिवर्तन है, बाकी सारी चीज़ें सिमिलर हैं, तो ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू है, ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। नेक्स्ट अब आगे आज चलते हैं हम लोग। स्ट्रिंग पासिस ओवर ए स्मूथ फिक्स्ड पुली एज शोन, द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज। देखिए स्ट्रिंग में टेंशन कितना है। अब इसमें देखिए ये केस जो है बहुत अच्छा केस दिया गया है। यहाँ पे 5 kg का ब्लॉक यहाँ पे है और 7 kg का ब्लॉक नीचे है ग्राउंड पे। सोचने की बात यह है कि 7 kg का ब्लॉक हैवियर है तो वो नीचे जाने की कोशिश करेगा, लेकिन ये ग्राउंड पे ऑलरेडी रखा हुआ तो ये अब नीचे नहीं जाएगा, रिलैक्स पोजीशन में है। तो यहाँ पे जब ये रिलैक्स पोजीशन में है तो कोई एसिलेशन तो होगा नहीं। अब यहाँ पे नीचे की तरफ फोर्स लगा हमारे पास 5G, G फॉर द ग्रेविटी, ओके। और यहाँ पे हो गया टेंशन T, यहाँ पे हो गया टेंशन T। नाउ अब 7 kg वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 7 kg है तो 70 न्यूटन ले लेते हैं, इसमें जी का मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 का, तो ये हो गया टेंशन T और इस पे लग जाएगा नॉर्मल रिएक्शन। दूसरे वाले ब्लॉक को देखते हैं, यहाँ पे 50 न्यूटन नीचे की तरफ हो गया क्योंकि 5 kg का ब्लॉक है, 50 न्यूटन ऊपर हो गया टेंशन T और एसिलेशन क्या हमारे पास 0, तो T की वैल्यू कितना हो जाएगा 50 न्यूटन, ठीक है। और नॉर्मल रिएक्शन ऑफर्ड बाय ग्राउंड अगर निकालते हैं दूसरे वाले ब्लॉक पे, एक स्टेप और चलते हैं हम लोग, तो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू 70 माइनस का T, तो ये आएगा 70 माइनस का 50 दैट इज इक्वल टू 20 न्यूटन। मतलब 7 kg पे नॉर्मल रिएक्शन लगा है 20 न्यूटन का, कहाँ से, ग्राउंड से, और स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो है 50 न्यूटन के बराबर। स्ट्रिंग का टेंशन 50 न्यूटन के बराबर है, तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 63 पे। क्वेश्चन नंबर 63 में कहा गया है 2 ऑब्जेक्ट ऑफ मास m एंड 2m, 2 ऑब्जेक्ट हैं जिनका मास m है और 2m है, आर कनेक्टेड बाय मासलेस स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ फिक्स्ड स्मूथ पुली, द एसिलेशन ऑफ द हैवियर विद रिस्पेक्ट टू द लाइटर मास। देखिए इस क्वेश्चन में जल्दबाजी आपको नहीं करना है। आपने एटवुड मशीन जो 2 ब्लॉक सिस्टम है, ऐसे क्वेश्चन आपने कर रखे हैं, आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी नहीं करना। देखिए आप यहाँ पे मिस्टेक क्या करेंगे इस क्वेश्चन में वो मैं आपको बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको। ये हमारे पास इस तरीके से एटवुड मशीन दिया गया है, इसका मास m है, इसका मास 2m है, ठीक। अब 2m वाले मास का फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाते हैं, तो यहाँ पे नीचे की तरफ फोर्स लगेगा 2 टाइम ऑफ mg और ऊपर की तरफ टेंशन लग गया T, और हमने मान लिया कि ये जाएगा नीचे की तरफ A एसिलेशन से, क्योंकि हैवी है मास तो नीचे जाएगा। तो इक्वेशन न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग बनेगा 2 टाइम ऑफ mg माइनस T इज इक्वल टू 2ma। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब स्मॉलर मास m को देखते हैं, mg नीचे की तरफ, टेंशन T ऊपर की तरफ, और ये A एसिलेशन से ऊपर जाएगा। इसका इक्वेशन होगा T माइनस का mg इज इक्वल टू ma। इक्वेशन नंबर 2 हो गया हमारे पास। दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया जाए तो हमारे पास 2mg माइनस mg हो जाएगा mg इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ मास इनटू एसिलेशन। तो एसिलेशन जो आएगा वो आएगा g/3।
अब यही गलती होनी है आपसे आंसर रिपोर्ट करने में। आप क्या करेंगे, आप बता देंगे कि इसका आंसर g/3 है, जो कि ऑप्शन में भी आपका नहीं है, तो आप बोलेंगे कि ये क्वेश्चन गलत दिया गया। नहीं, क्वेश्चन बहुत ही सही है। बोला गया हैवियर मास का बताना है विद रिस्पेक्ट टू लाइटर मास। देखिए ये हैवी ब्लॉक जो है वो नीचे की तरफ जाएगा g/3 से, ठीक, और जो लाइटर मास है वो ऊपर की तरफ जाएगा g/3 से। ये हैवी वन है और ये लाइटर वन है। तो हमें बताना क्या है कि एक्सीलरेशन ऑफ हैवियर वन विद रिस्पेक्ट टू लाइटर इज इक्वल टू, ये नीचे वाले को माइनस ले लेते हैं और ऊपर वाले की डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे, तो -g/3 मतलब हैवियर का एक्सीलरेशन माइनस ऑफ लाइटर का एक्सीलरेशन। तो लाइटर वाला ऊपर जाए, इसको प्लस का g/3 ले लीजिए, आएगा -2g/3। इसका मतलब जो हैवी ब्लॉक है वो लाइटर की रिस्पेक्ट में 2g/3 से नीचे की तरफ जा रहा है। तो अब ऑप्शन में आपको दिया गया मैग्नीट्यूड ओनली हमें रिपोर्ट करना है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि हैवी ब्लॉक जो है वो लाइटर ब्लॉक के रिस्पेक्ट में 2g/3 से नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे आंसर हमारा ऑप्शन 3 होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। इसमें दिया गया टू मासेस A and B are connected with an inextensible string. Their speeds are VA and VB at the moment shown. The correct constant relationship is। देखिए इसको दो तरीके से हम लोग करेंगे। सबसे पहले आपको मैं डिफ्रेंसिएशन के मेथड से बताता हूँ। डिफ्रेंसिएशन के मेथड से कैसे करना, हमें स्ट्रिंग जो खींचा जा रहा है वो VB से कॉन्स्टेंटली नीचे खींचा जा रहा है ऐसे, तो इसको हम लोग ले लेते हैं लेंथ L, ये हाइट लेते हैं हम लोग y, और ये ले लेते हैं x के बराबर, ठीक। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग L² इक्वल्स टू x² प्लस का y²। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में दोनों साइड में डिफ्रेंसिएशन किया जाए तो क्या होगा, 2L dl/dt इक्वल्स टू 2x dx/dt प्लस का 2y dy/dt, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि देखिए x जो है ये वाली दूरी एकदम फिक्स रहेगी, चाहे ये छोटा सा ब्लॉक यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो, x फिक्स रहेगा। तो dx/dt क्या हो जाएगा 0, तो हम लिख सकते हैं 2 सब में से हटा देते हैं, तो L dl/dt इज इक्वल्स टू y dy/dt। तो dl/dt जो है dl/dt इज इक्वल्स टू y/L इंटू dy/dt। देखिए L का जो है स्पीड, जो स्ट्रिंग को खींचने की स्पीड है VB, तो VB इज इक्वल्स टू y/L। y/L का मतलब क्या हो गया, y/L, ये एंगल थीटा है तो y/L करेंगे तो होगा cos थीटा, cos थीटा इंटू dy/dt क्या हमारे पास VA। तो करेक्ट रिलेशन जो हमारा बनेगा वो बनेगा VB इज इक्वल्स टू VA cos थीटा, ऑप्शन 1, VA cos थीटा की वैल्यू VB के बराबर है। तो ये हमने डिफरेंशिएशन के मेथड से किया। लेकिन वेक्टर रिजोल्यूशन से भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपके साथ दिक्कत क्या होगी, आपको ये पता होना चाहिए कांस्टेंट कौन सा हमारा फिक्स चल रहा है। अब यहाँ पे इस तरीके से इसकी जिस रफ्तार से आपने VB को खींचा है नीचे की तरफ, वही रफ्तार इसकी होगी स्पीड। तो ये हो गया आपका VB स्ट्रिंग को आगे जाने का, और ये स्पीड है आपका VA, ये एंगल है थीटा। तो देखिए VB स्पीड किसकी है, स्ट्रिंग की, तो स्ट्रिंग हमारा फिक्स है, तो ये इसका कंपोनेंट इस पे लिया जाएगा VA का, ठीक है ना। तो VB इज इक्वल्स टू VA cos थीटा लिखा जाएगा। इस चीज का हमें याद रखना है, VB इज इक्वल्स टू VA cos थीटा, क्योंकि VB हमारा फिक्स है तो इसी को अपना रेफरेंस एक्सिस लेंगे, तो VA का कंपोनेंट लेंगे हम लोग। आप क्या मिस्टेक कर सकते हैं इसमें, VB का कंपोनेंट VA के अलॉन्ग लेकर के आप लिख सकते हैं VB cos थीटा की वैल्यू VA के बराबर, वो गलत हो जाएगा। अगर आपको ये डिसाइड करने में दिक्कत आ रही है तो आप पूरा डिफरेंशिएशन का ये मेथड यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको पूरा कंफर्म है, आपने एक्सिस को ले लिया है, तो एक्सिस जब आपको सही से पता है तो आप डायरेक्टली इससे कर देंगे, आपको ज़्यादा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको दिया गया 3 मासेस है हमारे पास, M1, M2, M3 आर अटैच टू अ स्ट्रिंग
पुलिस सिस्टम एज सोन ऑल द 3 masses आर हेल्ड एट द रेस्ट एंड देन रिलीज्ड। कहा गया तीनों मासेस को हमने रेस्ट में रखा था और उसको रिलीज कर दिया। ठीक, द पुलिस सिस्टम ऑल द 3 masses आर हेल्ड एट रेस्ट एंड देन रिलीज्ड इफ M3 रिमेन्स एट रेस्ट देन। बोला गया M3 जो है वो एज इट इज रेस्ट में पड़ा हुआ है, तो हमें बताना है फिर क्या होगा, रिलेशन इनके बीच में क्या होगा, ये चीज़ हमको देखना है। तो देखिए अगर M3 रेस्ट में होगा, अगर M3 जो है रेस्ट में होगा तो यहाँ पे ऊपर M3 वाले पे टेंशन हमने लिया T, नीचे की तरफ यहाँ पे हो गया M3 इंटू जी, और रेस्ट में है इसका मतलब T की वैल्यू किसके बराबर होगा, M3 इंटू जी के बराबर। T की वैल्यू M3 इंटू जी के बराबर होगा। नाउ अब बात करते हैं हम लोग नीचे वाले पुली की। यहाँ पे टेंशन T ऊपर की तरफ लगा हुआ, तो यहाँ पे टेंशन क्या होगा T/2, और यहाँ पे टेंशन होगा T/2। ठीक, टेंशन हमारे पास T/2 हो गया। अब इसको हमें देखना है, तो यहाँ पे ये आपस में मूव कर सकते हैं, इसमें कोई फर्क हमें नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, यहाँ पे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपस में M1 M2 जो हैं, ये M2 हमारा A एसिलेशन से नीचे चला जाए, यहाँ पे M1 हमारा A एसिलेशन से ऊपर चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा M3 जो है वो रेस्ट में होना चाहिए, बस ये हमें ध्यान देना है। तो टेंशन T/2 है इसमें। देखिए सपोज यहाँ पे आपका टेंशन जो है, सपोज यहाँ पे टेंशन F के बराबर होता, F के बराबर, तो क्या आता हमारे पास, ये रिलेशन जो होता है F इज इक्वल्स टू 2 टाइम ऑफ M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू जी। क्योंकि आपको एटवुड मशीन में बताया गया था कि अगर मास M1 है, यहाँ पे M2 है, यहाँ टेंशन T है, यहाँ पे टेंशन T है, तो T की वैल्यू आता है 2M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2। ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने टेंशन की जगह पे F लिया, तो F की वैल्यू 2M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2G के बराबर है, और ये F जो है वो T/2 के बराबर है। ठीक, तो हम लिख सकते हैं सीधा सीधा यहाँ पे कि F की वैल्यू अगर T/2 के बराबर है, तो T/2 इज इक्वल्स टू 2M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 टाइम ऑफ G, ये लिखा जा सकता है। ठीक, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं T इज इक्वल्स टू 4 टाइम ऑफ M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2, और T की वैल्यू M3G के बराबर है, तो यहाँ पे हो जाएगा M3G इज इक्वल्स टू 4M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2। G से G कैंसिल, G से G कैंसिल कर देंगे, फिलहाल इसको और कैलकुलेट करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो G से G को कैंसिल होने पे वैल्यू जो आनी है M3 इज इक्वल्स टू 4M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2। तो यहाँ से आएगा 4M1 M2 इज इक्वल्स टू M1 M3 प्लस का M2 M3, ये प्रोडक्ट करेंगे हम लोग, तो ये वैल्यू हमारे पास आएगा। तो दिए गए रिलेशन में हमारे पास जो रिलेशन है फर्स्ट रिलेशन जो है वो हमारा करेक्ट है। 4M1 M2 इक्वल्स टू M1 M2 M3 प्लस का M2 M3 के बराबर होने पे वो M3 एज इट इज रेस्ट में पड़ा रहेगा, बाकी M1 M2 आपस में ऊपर नीचे घूम सकते हैं। नाउ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। दिया गया यहाँ पे द ब्लॉक Q मूव्स टू द राइट विद कांस्टेंट वेलोसिटी V0 as shown in the figure. The relative velocity of body P with respect to Q is। सबसे पहले यहाँ पे अब हम वर्चुअल वर्क मेथड अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमारे पास P हो गया। देखिए अगर स्ट्रिंग में यहाँ पे टेंशन T है तो यहाँ पे भी T होगा और यहाँ पे भी T होगा, T एंड T। तो यहाँ पे टेंशन होगा 2T, तो Q पे लगने वाला टेंशन एक तो हो गया यहाँ पे 2T और एक यहाँ हो गया T। ठीक, टोटल टेंशन होगा 3T।
और ये यहाँ पे मान लेते हैं कि एक्स क्यू डिस्टेंस गया है और पी पे टेंशन होगा केवल 2t, तो यहाँ पे आपका हो गया 2t, और ये मान लेते हैं हमारे पास एक्स पी डिस्टेंस गया है। तो वर्चुअल वर्क मेथड के अकॉर्डिंग वर्क डन अगर निकाला जाए तो यहाँ पे हो जाएगा 2t इंटू एक्स पी, और देखिए दोनों का डायरेक्शन सेम है तो cos 0 डिग्री, तो ये पॉजिटिव रह जाएगा, प्लस का यहाँ पे टेंशन हो गया टोटल 3t इंटू यहाँ पे टेंशन के ठीक अपोजिट जा रहा है एक्स क्यूब, तो यहाँ पे हमारे पास हो गया एक्स क्यूब इंटू कॉस 180 डिग्री इक्वल्स टू 0। तो 2t एक्स पी माइनस 3t एक्स क्यूब इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से t को हटा देते हैं तो 2xp इज इक्वल्स टू 3x क्यूब, ये आएगा हमारे पास। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ p, इसको एक बार टाइम से डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 2vp इज इक्वल्स टू 3vq, और 3vq को हम लिख सकते हैं 3 टाइम ऑफ v नॉट। 2vp की वैल्यू 3 टाइम ऑफ v नॉट हो गया, तो vp की जो वैल्यू आनी है वेलोसिटी ऑफ p 3/2 टाइम ऑफ v नॉट। अब देखिए यहाँ पे ये q जो है v नॉट से इधर की तरफ जा रहा और p जो है वो 3/2 v नॉट से इधर जा रहा, 3/2 v नॉट से इधर जा रहा। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू q, p की वेलोसिटी q के रिस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू q अगर निकालना तो वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू q इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ p माइनस वेलोसिटी ऑफ q, तो ये हो जाएगा, दोनों की डायरेक्शन राइट साइड है तो पॉजिटिव हो गया, तो 3/2 v नॉट माइनस v नॉट, रिजल्ट आएगा v नॉट बाई 2, और पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है इसका मतलब राइट वर्ड्स। इसका मतलब हमारा आंसर जो है 1/2 v नॉट टूवर्ड्स राइट, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा करेक्ट है। ना नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है द पुल P जस्ट सफिशिएंट टू कीप 14 न्यूटन ब्लॉक इन इक्विलिब्रियम एज शोन इन द फिगर। ओके, पूछा गया P की वैल्यू हम कितना अप्लाई करें कि 14 न्यूटन का जो ब्लॉक है वो एज इट इज इक्विलिब्रियम में पड़ा रहे, वो कहीं भी इधर उधर मूव न करे। तो यहाँ पे अब देखिए ये P होगा, तो यहाँ पे जो है ब्लॉक पे ये लगेगा P, ऊपर स्ट्रिंग में टेंशन होगा 2P, तो यहाँ से ये लगेगा हमारे पास 2P, इसके ऊपर होगा 4P, तो यहाँ से इस पे लगेगा हमारे पास 4P के बराबर टेंशन। ठीक, तो इस ब्लॉक पे टोटल टेंशन कितना हुआ P, 2P एंड 4P, तो टोटल टेंशन अगर देखा जाए तो कितना हो गया हमारे पास, इस ब्लॉक के ऊपर ये टोटल हमारे पास हो गया 4P प्लस 2P प्लस का P दैट इज इक्वल टू 7P, तो 7P फोर्स आपने लगाया। नाउ अब ब्लॉक पे ऊपर की तरफ लगा हुआ 7P और नीचे की तरफ इस पे जो वेट इसका लगा हुआ वो है 14 न्यूटन, और कह रहा ब्लॉक को एज इट इज होल्ड करके रखना है। तो ब्लॉक अगर होल्ड है तो न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास 7P इज इक्वल टू होना चाहिए 14 न्यूटन। ठीक, तो यहाँ पे P की वैल्यू जो आएगा दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे 14 न्यूटन का ब्लॉक दिया गया पूरी आइडियल, सो P की वैल्यू हमारे पास आएगा 2 न्यूटन। अब देखिए इसमें दिया गया है फाइंड टेंशन इन द अपर केबल कनेक्टेड टू द सीलिंग, अपर केबल की टेंशन की बात हो रही है, तो अपर केबल में अब टेंशन कितना होगा, यहाँ पे जस्ट सीलिंग के पास वाले में यहाँ पे हो जाएगा 8P, तो अब 8P की बात हो रही तो 8P जो होगा दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 8 न्यूटन दैट इज इक्वल टू 16 न्यूटन, तो यहाँ पे 16 न्यूटन का फोर्स लगेगा, कितने का, 16 न्यूटन का, तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट है। तो सीलिंग से अपर केबल में जो हमारा टेंशन आ रहा है वो 16 न्यूटन आएगा, और P जो फोर्स अप्लाई करना 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करके हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो हमने अभी तक 67 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे, जिसमें हमने अभी फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं किया है।
तो इस वीडियो को हम यहीं स्टॉप कर रहे हैं। आगे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन और फ्रिक्शन को इंक्लूड करके क्वेश्चन अपलोड किया जाएगा, जिससे आपको ज़्यादा एडवांटेज मिल सके। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के बेल को आप प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होती है तो वो आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, फ्रिक्शन को इंक्लूड करके हम लोग क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे। थैंक यू।